हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है कोशिका गठवा। इसके राइटर है शेखर जोशी। कोशिका गठवा संग्रह 1958 में लिखा गया था। सामाजिक जड़ मनोवैज्ञानिक के कारण अधूरे रहे अनाथ फौजी गोसाई लक्ष्मा के प्रेम की अद्भुत कहानी है। पहाड़ी का परिवेश है, ब्लैक स्वेट शैली तकनीक का प्रयोग किया गया है, सूखे की स्थिति का जिक्र किया गया है, पहाड़ों के पालन की समस्या का उल्लेखन है। मीहल और दमाड़ी के पेड़ों के बराबर उल्लेखन किया गया है। अनाथ फौजी गोसाई होने के कारण की वजह से लक्ष्मा के माता पिता लक्ष्मा की शादी दूसरी जगह कर देते हैं। गोसाई से शादी नहीं करते। स्थानों का नाम है हल्द्वानी और गंगनाथ। लक्ष्मा गोसाई से प्रेम करती है और कहती है, जीने मरने की कस्में खाती है और गंगनाथ की भी कसम खाती है कि अगर शादी करूंगी तो तुमसे ही करूंगी, नहीं अन्यथा किसी से नहीं करूंगी। तो जब गोसाई उससे मिलता है तो कहता है, गंगनाथ जाके क्षमा याचना मांग लेना लक्ष्मा। गोसाई पूर्व सैनिक है। कोसी के किनारे गेहूँ पीसने की व्यवस्था है। हवलदार धर्म सिंह के फौजी के पेट देखकर वैसे ही पेट पहनने के फौजी की भांति है। किसान सिंह सिपाही लक्ष्मा के विवाह राम सिंह से पता चलता है। नहीं चलता। गोसाई को राम सिंह के द्वारा पता चलता है कि लक्ष्मा की शादी हो गई है। लक्ष्मा गोसाई की प्रेमिका है, वर्तमान में विधवा है। जिससे उससे शादी हुई थी वो उसका पति मर चुका था। उसका एक पुत्र है। मायके में रहते स्वाभिमानी स्त्री है। लक्ष्मा गोसाई का प्रेमिका है। लक्ष्मा गोसाई की प्रेमिका है, वर्तमान में विधवा है, एक पुत्र की माँ है, मायके में रहती है। जो लक्ष्मा होती है, लक्ष्मा के घर में इतनी गरीबी आ जाती है कि खाने के लिए एक वक्त की रोटी भी नहीं थी। और गोसाई उसका हाथ थामने के लिए, फिर भी एक पुत्र होने के बाद भी उसका हाथ थामने के लिए कहते हैं। लक्ष्मा उससे मना कर देती है। गोसाई पूरे जीवन अविवाहित ही रहता है। आपको समझाता है कि ये धन दौलत क्या काम का, अगर ये काम ही नहीं आए। तो फिर भी लक्ष्मा उससे मना कर देती है। आ गया भीष्म शाहनी 1973 पटेरिया संग्रह में सब। ये मैथिली में लिखी कहानी है। पाक पाकिस्तान विभाजन के समय बढ़ती सांप्रदायिक नफरत को एक चलती ट्रेन के डिब्बे के भीतर घटना का व्यक्त कहानी है। सांप्रदायिक तनाव की विषय वस्तु जिसमें भाईचारा मानवीय रिश्तों में रूटन दिखाई पड़ती है। शुरू में आम माहौल, बाद में वातावरण भया क्रांति हो गया है। शायद सब दंगे की आहट है। स्थानों का नाम दिया गया है पेशावर, मुंबई, वजीराबाद, दिल्ली, अमृतसर, हसनपुर, जिसमें निकल जाने से बाबू को लगा खतरा टल गया है। लेखक स्वयं ट्रेन यात्रा का विवरण, जिसमें विभाजन की त्रासदी, भय और आतंक का माहौल है। वातावरण में भय और आतंक के बीच दो धर्म संप्रदाय के बीच अविश्वास का माहौल है। एक और पाकिस्तान बन जाने का दोष है, दूसरी ओर आज़ाद हो जाने का दोष है। लेखक द्वारा पूरे वातावरण का यथार्थ सजीव, मार्मिक, संवेदनशील चित्रण है। लेखक स्वतंत्रता दिवस का समारोह देखने के लिए दिल्ली जा रहा है। दुबला बाबू लेखक कथावाचक का एक सहयात्री जो लेखक के संभव पेशावर का जान पड़ा। में मौजूद पठान द्वारा बार बार मजाक उड़ाया जा रहा था। जो दुबला बाबू था वो अपनी पत्नी के साथ ट्रेन में चढ़ता है तो पठान उसकी गर्भवती महिला के पेट पर लात मार देते हैं। फिर उसके बाद दुबला बाबू अपनी पत्नी को लेकर चढ़ जाता है और वो पठान दुबले बाबू का मजाक उड़ाने लगता है। दुबला बाबू चुप रहता है जब तक उसका इलाका नहीं आता। जब वजीराबाद स्टेशन पार होने के बाद दिल्ली की तरफ ट्रेन अमृतसर आ गया। भीष्म शाहनी स्वयं लेखक है। मुख्य पात्र एक हिंदू महिला और पठान द्वारा एक महिला
एक हिंदू महिला पठान द्वारा लात मार जाने पर परिवार के ट्रेन में उतरने पर विवश करने के वश में उनके मन में गहरे बैठ जाती है। अपने इलाका शुरू होते ही दुबला बाबू अपने काबू से बाहर हो जाता है और पठानों पर चिल्लाने लगता है। बदले की भावना एक अधेड़ उम्र के मुसलमान को मार देता है। बदले की भावना में एक अधेड़ मुस्लिम को मार देता है। पिस्तौल और दुबला बाबू से बात करते समय उसे मजाक उड़ाते हैं। अपने क्षेत्र पठान के मन का तनाव ढीला रहता है। इसके गौण पात्र है लामा के दिन वर्मा की लड़ाई में भाग ले चुके हैं। विनोद प्रिय अधिकतर कोई बात कहकर खीखी करके हंसते हैं। दुबला जो बाबू रहता है उसका मजाक पठान उड़ाते हैं। पठान और दुबला बाबू को लड़ने से रोकते हैं। दुनिया एक दिल है ट्रेन में मुसाफिर से उतर जाने का मामूली अपील है। उसे मेरे पास बैठाना। बिस्ती दंगों के बीच यात्रियों को पानी पिलाने आते हैं। चीफ की दावत भीषम शाह ने सन 1997 में प्रकाशित हुई थी। कुल 15 कहानी संग्रह है। कहानी जी की दूसरी कहानी संग्रह है। पहली कहानी संग्रह भाग्य रेखा है। मध्य वर्ग व खोखलापन उनकी मूल्यहीनता की ओर संकेत किया गया है। कहानी में नायक सामनाथ और चीफ को अपने घर डिनर पर आने वाले इस दौरान अपनी बूढ़ी माँ को बाधा समझते हैं और उसे छिपाना चाहते हैं, परंतु माँ से ही काम बनता है। उनकी खुशामद करने लगते हैं। इस कहानी के अर्थ में प्रेम की बूढ़ी का अगला चरण है। कहानी की तरह यह भी एक दावत है, किंतु मूल समस्या वृद्ध माँ की भूख होने की नहीं बल्कि अप्रस्तुत योग्यता होने की है। माँ अपने अपमानजनक स्थिति को बेहद दुखी है, किंतु जैसे ही पता चलता है कि उसकी फुलकारी बनने से बेटे की तरक्की होगी, वो अचानक खुश हो जाती है और बेटे के लिए मंगल कामना करती है। कहानी के अंत में बूढ़ी काकी की तरह बेटा या बहू का हृदय में नहीं बदलता, किंतु सारे अपमान के बावजूद माँ का हृदय बेटे के असीम ममता से भर जाता है। इस कहानी की सरसता है। सामनाथ मध्यवर्गीय नौकरी पेशा व्यक्ति उनके जीवन शैली में दिखाई बहुत है। पदोन्नति पाने के लिए चीफ को प्रश्न करता है। बूढ़ी माँ को फालतू वस्तु समझता है, उसे अपनी चार सिद्ध भी कहता है। बूढ़ी माँ सामनाथ के निरक्षण विधवा माँ, जिसके पास पारंपरिक भारतीय माता विराट हृदय है। पुरानी पीढ़ी चीज है। खड़ाऊ पहनती है, बीमारी की वजह से खर्राटे लेती है, जिससे आधुनिक पीड़ा में सामनाथ को चिढ़ है। चीफ से मिलने पर संकुचित है ताकि उसके बेटा को बुरा न माने। बेटे की तरक्की के लिए कमजोर आंखों के होने के बावजूद भी खुशी खुशी फुलकारी बनाने को तैयार है। फुलकारी पंजाब के गांव में दस्तकारी का एक सुंदर रूप है। सिक्का बदल गया, कृष्ण शोभती। यह कहानी 17 जुलाई 1948 माह के प्रतीक पत्रिका में प्रकाशित है। बादलों के घेरे में 1980 में छपी है। इसमें संग्रह की कुल संख्या 24 है। यह कहानी ऐसी कहानी है जो विभाजन के दौरान को दर्शाती है। जहाँ सानी की शादी के बाद आई थी, उस जगह को छोड़कर जाना पड़ा। सानी चनाब नदी नहाकर अपने घर जाती है। वहाँ उसे मारने के लिए लोग बैठे थे। सभी चाहते कि सानी इस जगह को छोड़ दे। सानी जमींदार साजी की पत्नी है। विभाजन के कारण उन्हें विस्थापित होना पड़ा। सारी धन दौलत छोड़कर वह कैंप लौटी। सेरा हसैना का पति और सानी का कामगार है। अपनी माँ के मरने के बाद सानी के यहाँ पला है। सांप्रदायिक भावनाओं से भरकर सानी को मारने की सोचता, पर मार नहीं पाता। इसके गौण पात्र है हुसैना सेरा की पत्नी, साजी सानी के पति जमींदार, रोजा सानी को मारने के लिए सेरा को भड़काने वाला, जैन सेरा की माँ जो मर गई थी, नवाब भाभी, बेगुल पटवारी, दाऊ खा इंस्पेक्टर, इस्माइल रसूली। पाकिस्तान विभाजन के कारण होने वाली विस्थापन दर्द की कहानी है। अविभाजित कश्मीर में चुनाव के तट पर स्थित जबलपुर की कथा है। देश विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित कहानी है।
विभाजन में उत्पन्न पीड़ा का चित्रण है। विभाजन से आए मानसिक बदलाव का चित्रण है। विधवा व नारी की प्रधानता मनोवैज्ञानिक अंकन है। क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग है। इंस्पेक्टर माता दीनचांद पर हरिशंकर प्रसाई का है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र 1970 में संग्रह प्रकाशित हुआ था। सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर माता दी MD साहब है। पृथ्वी पर चांद पर सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं। इंस्पेक्टर माता दी चांद की पुलिस की व्यवस्था को सुधारने के लिए इस पत्र के द्वारा लेखक ने पुलिस विभाग के भ्रष्टाचारों पर व्यंग किया है। कोतवाल चांद के पुलिस स्टेशन का कोतवाल है। इसके गुण पात्र है। अब्दुल गफूर मुंशी भारतीय पुलिस में है। बलभद्र हवलदार है। राम संजीवनी हवलदार है। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर भारतीय पुलिस व्यवस्था पर करारा व्यंग है। भ्रष्ट पुलिस व्यवस्था पर व्यंग है। निर्दोष को दोषी कराने का व्यंग है। पुलिस द्वारा विभाजन के मनोवैज्ञानिक निकालने का व्यंग है। चांद के काल्पनिक चित्रण में भारतीय पुलिस व्यवस्था पर व्यंग है। तो इंस्पेक्टर मातादीन चांद की कहानी में यह दर्शाया गया है कि हमारे यहाँ पर न्याय तो बिल्कुल ही नहीं है। जो दोषी नहीं होता उसे दोषी ठहराकर भी अंदर कर दिया जाता है और कह दिया जाता है कि ऊपर से ऑर्डर है, हम क्या करें, ऊपर से हो रहा है। यह कथन भारतीय पुलिस व्यवस्था के ऊपर प्रभावशाली व्यंग है। कातिल नहीं मिलता तो उस गुजर को ही दोषी ठहरा दिया जाता है। पिता ज्ञान रंजन संग्रह इधर से उधर 1968 में। नए पुराने मूल्य व संस्कारों के टकरार, बड़ी ही समस्या, आकलन और विश्लेषण ज्ञान रंजन की कहानियों में मिलता है। पिता कहानी की लेखीय दृष्टि स्थिति का पूरा जायजा लेते हैं। दो पीढ़ियों के अंत को ही सही रूप से पढ़ता है। आधुनिक मध्यवर्गीय परिवार की पीढ़ीगत संघर्ष व द्वंद्व का चित्रण है। कुछ समीक्षक पिता विरोधी कहानी मानते हैं। कर्मियों का प्रतीक दर्शाया गया है। तो पिता ज्ञान रंजन कहानी है। इसमें नई पीढ़ी को लेकर और पुरानी पीढ़ी को लेकर आपस में द्वंद्व चलता रहता है। नई पीढ़ी की सुख सुविधा देखकर एक चिढ़ उत्पन्न होती है। स्थानों का उल्लेख किया गया, धुमनीगंज और फुलदाबाद। सुधीर का पुत्र है। नई पीढ़ी का प्रतिनिधि घनश्याम नगर का निवासी। इसी के मार्फत कथा कही गई है। गौण पात्र है। देवी सुधा की पत्नी, कप्तान का भाई, सुधा सिंह का भाई, वायुसेना में कार्यकर्ता। बहन का यूनिवर्सिटी का खर्चा वहन करता है दादा भाई। पिता जिद्दी है। जीवन की सुविधाओं से चिढ़ने वाला, लंबे समय से रामायण गीत का पाठ करने वाला। कलकत्ता के हाल एंडरसन के लिए कोट पहनता है। राजा निर्बसिया 1957 में कमलेश्वर की पहली कहानी संग्रह है। राजा निर्बसिया पौराणिक कथा के साथ साथ चंदा की आधुनिक कथा के द्वारा समांतर देहाती कथा के माध्यम से आधुनिक जीवन की विसंगतियों का चित्रण करती है। एक नई कहानी है। चंदा जगपति की बीमारी और बेरोजगारी में उपजी आर्थिक मौजूदगी में हताश है। जगपति कथावाचक स्कूल का दोस्त है। वकील के यहाँ मोहरे है। चंदा का पति है। दूसरे के रिश्तेदार दयाराम की शादी में डकैत के लड़ते लड़ते घायल हो गया था।
मध्यवर्गीय स्त्री है। अफीम और तेल को पीकर आत्महत्या कर लेता है। मरते मरते दो पर्चे छोड़ जाता है, एक चंदा के नाम, दूसरा कानून के नाम का पर्चा था। उसमें लिखता है कि मेरी अंतिम संस्कार मेरे बेटों के हाथों किया जाए, और दूसरे पर्चा में जो कानून के लिए छोड़ जाता है उसमें कहता है कि इसमें चंदा को कोई कसूर नहीं, मैं अपने कर्ज के लिए कर रहा हूँ जो मैंने खाया था। चंदा जगपति की पत्नी है। चंदा जगपति की पत्नी है। हाथ का कड़ा बेचकर पति का इलाज कराने के लिए तैयार है। बच्चन सिंह के साथ गर्भवती होने के आरोप में मायके में रहने के लिए बाध्य है। अंत में मधुसूदन के साथ जाने की सूचना मुंशी जी द्वारा दी जाती है। जगपति तथा चंदा मोहनपुरी के निवासी है, एक संतानहीन है। जो जगपति और चंदा थी उसकी कोई संतान नहीं थी। बच्चन सिंह अस्पताल में कंपाउंडर है। मैनपुरी के सदर अस्पताल में तबादला लेते हैं। लकड़ी के धंधे में जगपति का साझीदार रहता है। राजा निर्वसिया एक राज्य के संतानहीन राजा है। इसमें दो कहानी। चंपा और जगपति की मिस अंडरस्टैंडिंग होने की वजह से उसका रिलेशन ख़त्म हो जाता है, और जो राजा और रानी होती है उसकी राजा ने होने के बाद भी दो संतान होती है, फिर भी राजा रानी को नहीं छोड़ता। में कभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से हमारा रिलेशन ख़त्म हो जाता है। अगर हमारे अंदर कोई बात है या हमारे अंदर कोई घुटन है तो इसको क्लियर कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारा रिलेशनशिप बचा रहे। रानी मंत्री के साथ राजा को ढूंढने जाती है। इस प्रसंग में भट्टरानी के रूप में राजा के सम्मुख उपस्थित है। जो रानी है वो सेविका बनकर जंगल में उसके साथ रहती है, और राजा को पता भी नहीं रहता। तो अंत में दो पुत्रों को जन्म देती है। कुल देवता के मंदिर की स्थिति की परीक्षा होती है। तो जब राजा महल वापस आता है तो वो कहता है कि ये संतान किसकी है। तो जब कुल देवता के मंदिर जाकर सती की परीक्षा होती है। राजा निर्वस्या कमलेश्वर कथावाचक की माता, जो बच्चों को राजा निर्वस्या की कथा सुनाती है, दो कथा सुनाती है। कथावाचक मैट्रिक पास है। जुमना सुनार अचाची। परिंदे निर्मल वर्मा, प्रकाशन वर्ष हंस पत्रिका 1957 में प्रकाशित हुई थी। इसका संग्रह परिंदे 1959 में प्रकाशित हुआ था। नए ढंग से प्रेम और मानवीय नियतों की पड़ताल कराती हुई कहानी है। यह कहानी में केंद्रीय मध्य वर्गीय जीवन को व्यक्त अकेलापन, सभी चरित्र न केवल सिर्फ अकेले हैं बल्कि कभी न खत्म होने वाले इंतजार की प्रक्रिया, बोझेल, उदास, टूटा हुआ, इसके इंतजार में समारूपता के उदाहरण बनकर लेखक ने नाम इसका परिंदे रखा है। प्रेम का तीव्र सम्मोहन तथा उसकी मुक्त होने की एकलाहट है। वक्ता सात कहानी का संग्रह परिंदे निर्मल वर्मा की पहली कृति नहीं है, बल्कि जिसमें नई कहानी करना चाहता है उसकी पहली कृति नावल सिंह कहते हैं। लतिका कहानी कन्वेंट स्कूल में शिक्षक है। प्रेम गिरीश की मृत्यु के बाद उनकी स्मृति के प्रति मोह है। बिल लाक क्लब से जाती है, वह गिरीश के परिचय है। वही गिरीश के परिचय है। गिरीश द्वारा चिढ़ाने के लिए दिया गया नाम है। देवदार पर बालों की क्लिप और गिरीश का नाम दिया गया है। देवदार पर बालों की क्लिप से गिरीश का नाम लिखा था। मिस्टर हर्बर्ट संगीत शिक्षक है। लतिका को प्रेम पत्र लिखा है। पियानो पर सोप चाइस्कोवन कंपोजिशन बजाता है। प्राणघात बीमारी से ग्रस्त है। डॉक्टर मुखर्जी स्कूल में अध्यापक तथा प्राइवेट प्रैक्टिस। वर्मा से जापानी आक्रमण के समय का पलायन है। रास्ते में पति की मृत्यु हो जाती है। व्यक्तिगत जीवन के विषय में अधिक मुखर नहीं है। फिलोसोफाइज करने की बात
कहने की आदत है। फिलोसोफाइज करके बात कहने की आदत है। मेजर ग्रीस नेगी का रेजिमेंट है। करीमुद्दीन हॉस्टल का नौकर व आलसी है। मिस वुड स्कूल की प्रिंसिपल अलमेड कहकर पुकारती है। 21 कहानियाँ कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना, हमें फीडबैक देना। सभी को धन्यवाद। राधे राधे।